तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और आजादी के 70 साल देश यहां पर 70वां साल यहां पर मना रहा है। बहुत सारी अहम बातें यहां पर कही डिम्पी, लेकिन एज अ बिजनेस चैनल जिस खबर पर या जिस बात पर हमारी सबसे पहले नजर पड़ी वो थी शेल कंपनियों को लेकर, जो पीएम ने कहा डीमोनेटाइजेशन के बाद 3 लाख शेल कंपनियां। सेबी ने यहां पर जितनी शेल कंपनियों के नंबर्स यहां पर 31 कंपनियों के जो नंबर्स यहां पर दिए थे उसी से थोड़ी सी खलबली मची थी, लेकिन 3 लाख कंपनियां जिसमें से 1.25 लाख के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिए। बिल्कुल, ये देखिए शेल कंपनीज का जो मामला है सेबी की इन्वेस्टिगेशन से ही पहले पता, हालांकि इससे पहले भी जब जीएसटी लागू हुआ था तो आपको पता ही है शेल कंपनीज को लेकर, क्योंकि काला धन के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक्चुअली शेल कंपनीज की डेफिनेशन भी अगर आप देखेंगे समझेंगे कंपनी लॉ के अंदर भी जानेंगे, खैर कंपनी लॉ में तो रजिस्टर्ड तक नहीं है शेल कंपनीज, इसको लेकर कोई प्रावधान तक नहीं है शेल कंपनीज को लेकर। लेकिन शेल कंपनीज का जो मूलतः है जो काम जो ऑब्जेक्टिव होता है बनाना, वो सिर्फ ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे को ट्रांसफर कर पाएं, पहला काम। दूसरा शेल कंपनीज जो करती हैं वो ये करती हैं कि बोगस अकाउंट्स क्रिएट कर जाते हैं कि जिसमें आप कोई ट्रांजैक्शन करें नहीं लेकिन पैसा होता है। और तीसरा शेल कंपनीज ये हवाला में बहुत बड़ी रोल अपनाती हैं एक कंपनी से, यानी कि आप परचेज और सेल्स के जब बिजनेस को जनरेट करते हैं, टिपिकली वो अर्थव्यवस्था में होता ही नहीं है लेकिन वो बिजनेस जनरेट कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कहा एक बार आप वापस सुन लीजिए, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक जो इस बार शेल कंपनीज के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात रखी, ये अपने आप में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक और बड़ा कदम है, जो कि शायद नोटबंदी के बाद दूसरा अहम कदम होगा। मिस्टर आगा जी, आपको जोड़ना चाहते हैं शेल केवल इसमें कह रहा था कि नोटबंदी को हम लोग केवल इतना ही समझते थे कि सिर्फ काला धन निकल आएगा। यस, हाँ। लेकिन इसके कई और पहलू हैं जो निकल के आ रहे हैं। शेल कंपनीज का बंद होना, फिर उसके बाद इससे जुड़ा हुआ आतंकवाद, इनकी हवाला जिसका अब आप जिक्र कर रहे थे, हवाला के जरिए बाहर पैसा जाता था और सबसे बड़ा पैसा एक प्रॉब्लम ये थी कि वो आतंकवाद में जा रहा था। और आतंकवाद उससे बढ़ रहा था, तो इससे आतंकवाद भी रुकेगा। तीसरी चीज ये कि अर्थव्यवस्था की तो जहाँ तक बात दुरुस्त होगी। इस देखिए इतना धन वापस आया बैंक के पास, अब जितना पैसा है इतना पहला पैसा नहीं था। लिक्विडिटी जो बढ़ी है उससे एक काफी लोन मिल रहे हैं, ब्याज की दरों में भी कमी आती नजर आती है। तो बहुत सी चीजें बहुत जुड़ी। लेकिन नोटबंदी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने फिर से एक बात कही। क्या बोले प्रधानमंत्री, आइए सुन लेते हैं। कितने बैंकों में कितना पैसा पहुंचा, कितने खाते, ये सारी चीजें। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचना पड़ा है और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। नए काले धन पर भी बहुत बड़ा रुकावट आ गई है। तो सबसे बड़ी खबर अब आज के भाषण से जो निकल के आए प्रधानमंत्री के, वो था कि 2 लाख करोड़ रुपए का काला धन बैंकों के पास पहुंचा। एसआईटी ने ये जो इन्वेस्टिगेशन जो उसने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन सरकार ने पकड़ा। नोटबंदी जो हुई उसके बाद 3 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आया। ये एडिशनल मनी है जो कि अब बताई जा रही है। 2 लाख करोड़ रुपया काला धन पहुंचा। 15 लाख करोड़ रुपया की रकम पहले बात आ रही थी, सिस्टम में था, जिसको लेकर आकलन किया गया। लेकिन उसके बाद ये कुछ एडिशनल आंकड़े जो इस बार हमको प्रधानमंत्री की स्पीच से समझ में आया, उसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम एडिशनल जो आती है। कुल मिला के करीब 18 लाख करोड़ रुपया काले धन को लेकर ये बैंकों में पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने, जैसे अभी मिस्टर आगा भी ये बात कर रहे थे कि सिर्फ काला धन इस सिस्टम से निकालना नहीं, बल्कि शेल कंपनियां भी इसी काले धन की एक प्रोसेस में से एक है जो सरकार कर रही है। एक बार सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने शेल के मामले पर क्या कहा था, उसके बाद इसका भी एनालिसिस करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाए
तो 2400 घंटे उस पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती हैं, अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, न जाने क्या क्या होता है। आपको जान करके हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख, कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने करके दिया। तो 2.25 लाख कंपनियां ऐसी थी जिसपे सरकार ने कार्रवाई की है। 3 लाख कंपनियों का आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है। हालांकि मार्केट में जो सेबी ने रेगुलेशन के तहत कंपनियां जिनका कामकाज बंद किया वो सिर्फ 331 कंपनी थी। उससे आपको पता लग गया कि कितना हाहाकार बाजार के अंदर पहुंचा। लेकिन प्रधानमंत्री के आज नए बयान से यह साफ हो गया कि देश में काला धन को लेकर सरकार की जो मुहिम है वो अपने आप में बहुत तेज है, बहुत दुरुस्त और बहुत पैनी है। ये 3 लाख कंपनियां शेल कंपनियों की जांच से पता लगा कि कंपनियां 2 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया, यानी कि उन कंपनियों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। जो एक लीगल बॉडी बन के, एक सेपरेट एंटिटी बन के काम करती है, उनका ही अस्तित्व रद्दीकरण कर दिया गया। अब इन कंपनियां अपने आप में कोई मायने नहीं रखती हैं। सरकार ने इन कंपनीज पे ताला लगा दिया। करीब 2.25 लाख कंपनियों का आंकड़ा तो खुद प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आके बोला है। तो ये बहुत अहम फैसला, सरकार की नीति पता लग रही है, सरकार की योजनाएं, और ये बाजार पर भी अपना इंपैक्ट दिखाएगी। ये चीज बिल्कुल तय है कि सरकार काले धन को लेकर बहुत अहम बात उठा रही है। और एक और चीज है, एक रकम, जिस रकम की हम बार बार बात बोल रहे थे कि काले धन को लेकर कितना पैसा बैंकिंग सिस्टम में पहुंचा, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं था हमारे पास, लेकिन उर्जित पटेल का बयान जो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया और अभी जो प्रधानमंत्री ने बात बोली है उससे काफी हद तक आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि करीब 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम ये पहुंच रही है, जो कि काला धन बैंकों में पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने ये बात खुद रखी है और आगे चल के हो सकता है इस पे और सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि जीएसटी, खुद प्रधानमंत्री ने बात बोली कि जीएसटी का जिस तरह से रोल आउट हुआ, सरकार कुछ और नीतिगत बड़े फैसले सरकार ले सकती है। शेल कंपनीज को लेकर जो फैसला लिया गया ये भी अपने आप में अहम है। बिल्कुल। टीआर रामचंद्रन सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं यहाँ पर ज्यादा बातचीत के लिए। लेकिन मिस्टर रामचंद्रन, जो बातें यहाँ लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही शेल कंपनियों को लेकर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री का इतनी बड़ी बातें कहना क्या कुछ मैसेज यहाँ पर देता है? मेरे ख्याल में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन पहले तो कभी उभर के बाहर आई नहीं, और जो आंकड़े उन्होंने गिनाए वो कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं थे। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि 3 लाख करोड़ के आसपास जो ब्लैक मनी था वो बैंकों में आ गई। इतनी बड़ी फिगर पहले भी तो मैंने तो नहीं देखी, हो सकता है मैंने मिस कर दिया, पर मुझे कहीं नजर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि 1.75 लाख शेल कंपनीज में बिल्कुल ताला लगा दिया, और जैसे आपने कहा अभी कि इसके बारे में भी कोई खबर नहीं थी। तो ये अपने आप में कुछ बहुत ही तीव्र कदम उठाए हैं जिसका असर इकोनॉमी में पड़ेगा ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कल जब मार्केट्स खुलेंगी तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का उठाव चढ़ाव मार्केट्स में देखने को नजर आता है। खैर, बिल्कुल बाजार अपने आप में इसकी अहमियत हम नकार नहीं सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि इस आंकड़े को आपको गंभीरता से लेना होगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी और जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट भी जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा फोन लाइन से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मिहिर, अभी तक जो 2 चीजें जिसको लेकर हम लगातार बहस भी कर रहे थे, जी का अपना मुद्दा भी था, और इस पे आज खुद प्रधानमंत्री ने मोहर लगाते हुए कहा कि करीब 18 लाख करोड़ रुपए
बन जाता है। 15 लाख करोड़ स्टैंडिंग कमेटी वाला आंकड़ा और 3 लाख करोड़ अभी प्रधानमंत्री बोले। साथ ही शेल कंपनीज का मामला तो अब 100 में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 3 लाख शेल कंपनियां, 1.25 लाख पे ताला लग गया, रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया। देखिए, जो आंकड़े आरबीआई ने खुद दिए थे, और ये अहम इसलिए है क्योंकि अगर आप आरबीआई के नंबर्स के हिसाब से ही देखें तो जो कुल मिलाकर करेंसी उस समय सर्कुलेशन में थी वो 16,42,000 करोड़ के आसपास की थी, जिसे हम टिपिकली M3 कहते हैं। लेकिन इसमें से जो 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइजेशन में हटाए गए, उसके बाद जो रकम सिस्टम से आउट हो गई थी दैट वाज इन एक्सेस ऑफ 14 लाख करोड़। उसके बाद इस आंकड़े पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन ऑफिशियली आंकड़ा कभी भी अनाउंस नहीं किया गया, बिकॉज आरबीआई ने भी ये कहा था कि ये आंकड़े घोषित करना संवेदनशील है। और आज भी आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच दी है उसमें उन्होंने कोई आधिकारिक एजेंसी का हवाला नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक विदेशी संस्था है, उसकी रिसर्च का आंकड़ा है। लेकिन प्लेन सिंपल अरिथमेटिक अगर हम करें तो 14-14.5 लाख करोड़ सिस्टम में से आपने आउट किया था, और सामने जो पैसे आए, प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने आंकड़ा दिया है कि 3 लाख करोड़ की एक्सेस रकम आई है। यानी जितनी सिस्टम से आउट हुई थी उसकी बजाय सिस्टम में जो रकम आई है उसमें 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त धन था, जो कि कभी सिस्टम में था ही नहीं, विच वॉज नेवर पार्ट ऑफ M3। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है, अगर आप प्योर नंबर क्रंचिंग करें, एक तो ये 3 लाख करोड़ का एडिशनल आंकड़ा, फिर उन्होंने ये कहा कि जो पहले काले धन की जो रकम थी 2.25 लाख करोड़ के आसपास वो रकम आई है। अब क्या ये इसी 3 लाख करोड़ का हिस्सा है या इसके अलावा, वो दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन पहली बार डिमोनेटाइजेशन के बाद इतना फर्म आंकड़ा, और वो भी देश के सबसे बड़े प्रवक्ता या फिर देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद नेता की तरफ से आया है। सो इस नंबर को हमें काफी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यही चर्चा पहले भी हुई थी कि आरबीआई आंकड़े इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा है क्योंकि जो रकम उन्होंने बाहर की थी सिस्टम के, और जो रकम डिमोनेटाइजेशन की समय सीमा खत्म होने के बाद सिस्टम में आई वापस, उसके बीच में काफी अंतर था। तो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये आंकड़ा काफी जरूरी बन जाता है। और ये शेल कंपनीज वाला मिहिर मामला है, ये कितना गंभीर होगा बाजार के लिए? देखिए, शेल कंपनीज का मामला मुझे नहीं लगता बाजार के लिए गंभीर होगा, लेकिन शेल कंपनीज में आप ये सोचिए कि जीएसटी लॉन्च हुआ जिस दिन, उस दिन प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़े से स्टेडियम में। बिल्कुल, वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन शेल कंपनीज के साथ मिलकर देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद हमने देखा कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, सेबी ने भी अभी काफी बड़ी कार्रवाई की थी। सो दैट मोमेंट विल कंटिन्यू, दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए, पूरी अपार्ट फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर प्रधानमंत्री ने बात की, जो पूरा फोकस है ना वो भ्रष्टाचार पर है। भ्रष्टाचार, और ये आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद से जो मिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में कहा ना कि हमने देश की रफ्तार के लिए पटरी को बदला है, ट्रैक को बदला है। साथ ही जो सबसे बड़ा ट्रैक बदला है वो प्रधानमंत्री ने खुद भी बदला है। जब वो चुनाव के पहले बात करते थे वो विकास की बात करते थे, बट नाउ विकास हैज टेकन अ बैक स्टेप। इट्स बेसिकली द करप्शन, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी के बल पर वो यूपी में भी चुनाव जीते और इससे पहले भी जीते। एक बार वापस प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं। नरेंद्र तनेजा मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार पहले प्रधानमंत्री ने बोला क्या दोनों मुद्दों पर, एक बार वो सुन लीजिए दोबारा से। बंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था, वो आया है। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचना पड़ा है, और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। नए काले धन पर भी बहुत बड़ा रुकावट आ गई है। तो प्रधानमंत्री काले धन पे बात रखते हुए एक बार आप इस पूरे शेल कंपनीज वाले मामले पे भी क्या बोले प्रधानमंत्री, एक बार वो भी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाए तो 24 घंटे उस पर चर्चाएं होती है, डिबेट होती है, अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, न जाने क्या क्या होता है। आपको जान करके हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे, और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया,
3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख, कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये काम हमने करके दिया। देश को तो खैर जवाब मिल ही रहा है। करीब 2.25 लाख कंपनियों को सरकार ने ताला लगा दिया। और नरेंद्र तनेजा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक बधाई मैं एक आपको और देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। शेल कंपनीज की सिर्फ बात सेबी से 300 कंपनी से शुरू हुई थी, पहुंच गई 3 लाख तक। 2.25 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। सर, आपको पता था इसके बारे में? देखिए, ये आंकड़े तो नहीं थे, लेकिन इतना तो निश्चित था जिसका प्रधानमंत्री ने आज सुबह लाल किले की प्राचीर से जिसका जो है संवाद किया देश की जनता के साथ, कि ये पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक समानांतर साम्राज्य बना हुआ था अर्थव्यवस्था का, जिसका आम आदमी का, मध्य वर्ग का, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये एक अलग अलग भारत चल रहा था और जिसकी पूरे कानून क्या थे वो ही जानते थे। इसके अलावा पूरे देश की जो सिस्टम है उसको वो जो निचोड़ते थे और फायदा गिने चुने लोगों के पास जाता था और किसी का साहस नहीं होता था कि उसके ऊपर हमला कर सके या उसको ठीक करने का प्रयास करे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बात है कि सही आर्थिक आजादी की तरफ इतना ठोस कदम अब प्रधानमंत्री ने जिसकी चर्चा करी, आप अंदाज लगाइए कि भारत जैसे देश के अंदर इतनी सारी शेल कंपनियां या खोखा कंपनियां जिनको बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को ये खोखा कंपनियां अंदर से खोखला कर रही थी, उसकी चर्चा करी गई और चर्चा ही नहीं करी गई। क्या सरकार ने करके दिखा दिया, उसके बारे में देश के साथ संवाद करा गया। ठीक है। जो इतना बड़ी रकम भारत जैसे देश की वो समानांतर जो चल रही थी उसकी चर्चा हुई। कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को क्या कहा, ये कहा कि देश की आर्थिक आजादी, आम आदमी की आर्थिक आजादी, उसको जब तक आप पक्का नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बढ़ती। और सरकार यही प्रयास कर रही है और आंकड़े दिए, तथ्य दिए और एक तरह से अपना एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट ये कि मैं करना क्या चाहता हूँ, रिपोर्ट ये कि ये तो हमने कर दिया है, कर दिया। मैं आपसे कुछ और डाटा भी तनेजा जी समझूंगा। मेरे साथ मोहम्मद अली खान जो कि कांग्रेस के हैं वो भी हैं, TR रामचंद्रन भी है, मेरे साथ मिहिर भट्ट भी है। लेकिन मिहिर, ये जो कंपनियां हुई हैं, जो शेल कंपनीज पे जो कार्रवाई हुई है, ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा 300 कंपनीज को? इस पर बात करते हैं, लेकिन मिस्टर तनेजा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस आंकड़े को लेकर पहले भी काफी चर्चा हुई थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद वाकई कितनी रकम बैंक्स में वापस आई। आज क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से ये कहा है कि 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त रकम आई है वापस, तो क्या हम ये माने कि जितनी भी रकम RBI ने बाहर की थी सिस्टम से 500 और 1000 रुपए की नोट डिसकंटिन्यू करके, उस टोटल रकम के साथ एडिशनल 3 लाख करोड़ की राशि वापस आई बैंक्स में? देखिए, बिल्कुल आपने ये जो कहा कि ये जो जिस रकम की चर्चा करी जा रही है उसकी ये ऐसा लगता है उसके एडिशन और इसकी बातें पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर हम लोगों में काफी समय से हो रही थी। जो रकम निकल के बाद जिसकी चर्चा हो रही थी वो 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक थी। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से ये बात कही है और इसकी पूरी RBI और सरकार जब इस तरह की बात करती है, जब हर चीज का बिल्कुल पक्का पुख्ता जो आंकड़े हैं वो सरकार के पास आ जाते हैं, तो ये वो है जो इसके अलावा आई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो है कुछ गिने चुने लोग जो है मात्र अपने फायदे के लिए चला रहे थे। ठीक है। खैर, इस बीच आपको ये बात ध्यान देना होगा क्योंकि शेल कंपनीज का असर बाजार पर जरूर पड़ता है। तनेजा जी, आप मेरे साथ बने रहे, मैं कुछ और आंकड़े भी आपसे समझूंगा। लेकिन रामचंद्र जी, एक और चीज है, जैसे अब आप कह भी रहे थे कि अपने आप में पहली बार है इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा है? ये ब्लैक मनी 18,000 करोड़ रुपए, आपने तो आंकड़ा लगा ही रखा होगा थोड़ा। नहीं, देखिए, मैं कुछ दूसरा चीज कहना चाहूंगा इसके कनेक्शन में। वो ये है कि इस देश में जब से हमारी आज़ादी हुई, कई सरकारों ने बात की कि हम करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी एस्टैब्लिश हो गया था एक देश में और बहुत लोगों का ये मानना था कि इस पे हाथ लगाना
बल्कि मुश्किल ही नहीं है पर नामुमकिन सी बात है। अब यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री ने अपने आप ये बात कही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी एक लड़ाई बिल्कुल अंत तक ले जाएंगे और उसके कुछ आंकड़े उन्होंने यहाँ पर पूरे देश के सामने खुलासा किया है, मेरे ख्याल में ये अहमियत रखती है क्योंकि ये फिगर्स कोई छोटे नहीं है, ये फिगर्स बहुत है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बैंक में 3 लाख करोड़ रुपया आ गया है, मेरे ख्याल में वो अपने आप में एक सिग्नल देता है। तो आखिरकार जिन लोगों ने पहले कहा कि ये पैरेलल इकोनॉमी के खिलाफ हम कुछ शायद नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में कुछ तो कदम अब उठाया जा रहा है। अब ये कहाँ तक आगे ले जा पाएंगे इसको और किस तरीके से इस पे हमको काबू मिलेगी। प्रधानमंत्री का फोकस करप्शन पे सिर्फ एक चीज पे नहीं था, करप्शन इसलिए भी था क्योंकि ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन तक जो उनको डेवलपमेंट मिलनी चाहिए थी, जो उनकी बढ़ाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। उनका अब ये मानना है कि ये जो पैसा फ्री होके आया है इससे फायदा गरीब से गरीब वर्ग को होगा। हमारे साथ कर्नल अनिल कौल, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। और मिस्टर कौल, क्या बड़ी बातें, क्या टेक अवेज आप देखते हैं यहाँ पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा, हालांकि शेल कंपनियों को लेकर और डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना पैसा बैंकों में आया उसे लेकर बड़ी बातें जरूर कही है उन्होंने। जी, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना जो भी मैं कहना चाहूँ वो सिर्फ अगर आर्म फोर्सेस की तरफ ही रखें, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और जो ये शेल कंपनी वाली बात है वो आर्म फोर्सेस को इतना इफेक्ट नहीं करता है, कमर्शियल वर्ल्ड को ज्यादा इफेक्ट करता है। मिस्टर कौल, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने ये भी देखा कि टेरर फंडिंग, इन सब में काफी कमी देखने को मिली और यही मकसद भी था सरकार का। क्या उसे आप एक विन विन सिचुएशन के तौर पर देखते हैं सरकार के लिए? मैं ये देख रहा हूँ कि इससे जो वो ड्रामेटिक चेंज आना था कि जी बिल्कुल उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी और उनके पास कोई जरिया नहीं रहेगा, वो साबित नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या उनको उनका सामान खोला जाता है, जब उनको मार दिया जाता है, तो उसमें से भी आज के लेटेस्ट नोट्स निकलते हैं। तो कहां से आ रहे हैं? कोई ना कोई तो उनको दे रहा है और ये सारे जाली नोट तो होते नहीं, ये तो बिल्कुल लीगल टेंडर होते हैं। तो ये कहां से आ रहा है? इसका मतलब है कि अभी भी इसमें कोई ना कोई खोट है, कहीं ना कहीं कमी है। सो इट इज नॉट अ फुल सक्सेस, इट में थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया होगा। और इसके साथ जो बाकी कदम लिए हैं, जैसे लोगों को एनआईए ने अरेस्ट किया है और उनकी संपत्ति के ऊपर आंकड़े लगाए हैं, तो उसके ऊपर से अगर आप मिक्स करके देखें और ये जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जो 258 की लिस्ट है, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से I will not say it's a win-win situation, but it is moving that direction. ठीक है। When it will be achieved, ठीक है। कब वो अचीव होगी ये जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री का ये कहना कि परिवर्तन होगा लेकिन एक दूसरे को गले लगाकर, कई मायनों में इसके बहुत सारे मतलब सामने निकल कर आते हैं कि कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री का स्टैंड बहुत क्लियर है यहाँ पर। जी हाँ, इनफैक्ट उन्होंने, क्योंकि ये माना जाता है कि काफ़ी हार्ड लाइन ली हुई है इंडियन आर्मी ने और बीजेपी ने वहाँ पर, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक संदेश भी है कि ठीक है, जो टेररिस्ट हैं उनके साथ हम हार्ड लाइन लेंगे लेकिन जो कश्मीर की जनता है उनको हम गले लगाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। लेकिन हमारे साथ राकेश मोहन जोशी भी हैं, चेयरपर्सन हैं IIFT के, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। राकेश जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये जो पूरा अगर आप वक्तव्य देखें प्रधानमंत्री मोदी का, उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे आर्थिक मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने फोकस किया है, राइट फ्रॉम उदय स्कीम, जो 2.25 लाख करोड़ की ब्लैक रकम आई वो, डीमोनेटाइजेशन के बाद 3 लाख करोड़ की रकम आई वो, शेल कंपनीज पर जो उनकी सर्जिकल स्ट्राइक है उसके बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन इन सब को सम अप करके अगर हम देखें तो आपका सबसे की टेक अवे क्या है? क्योंकि इसे हम अगर जोड़कर देखें, न्यू इंडिया का विजन जो उन्होंने दिया है, जिसकी वो बात कर रहे हैं कि भारत अब एक नया इंडिया बनने जा रहा है, उस न्यू इंडिया के विजन से जोड़कर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी इस स्पीच में एक फाउंडेशन रखने की कोशिश की है उस न्यू इंडिया की, जो कि करप्शन फ्री होगा,
जहां पर टैक्स की चोरी नहीं होगी, जहां पर लोग जो अपना टैक्स चुकाना बनता है वो चुकाएंगे, लेकिन साथ ही मेहनत की कमाई के बदले उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी क्या? इन्हीं सब का इंडिकेशन इस स्पीच में हम देख सकते हैं क्या? नो, थैंक यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये रहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक टोन के अंदर ये बताया है कि द प्राइम मिनिस्टर इज डिटरमाइंड टू टेक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री and you know the taking very he is ready to take very hard steps on controlling the corruption. अभी इसके अंदर आप देखिए इन्होंने शुरू किया डिमोनेटाइजेशन से, which started with bringing the informal economy into the formal sector. फिर उन्होंने उसके आंकड़े गिनाए कि इससे जो है कैसे काला धन जो है वो फॉर्मल सेक्टर में आया। फिर उन्होंने बताया कि डिमोनेटाइजेशन और पूरा डिजिटलाइजेशन से कैसे शेल कंपनीज का पता चलाया और कैसे जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग नहीं थे उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया और शेल कंपनीज के ऊपर सरकार ने एक शिकंजा कसा। एंड निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि राइट एट द टॉप लेवल देयर इज अ कंप्लीट डिटर्मिनेशन टू स्ट्राइक ऑन करप्शन and unethical business practices. Now these unethical business practices have been the key detriment even for FDI in the country and making the products from this country competitive. और वो एक्चुअली क्या है कि अभी तक आंकड़ों की जैसे कमी थी या मान लो अलग अलग तरह से आ रहे थे, बट प्राइम मिनिस्टर ने बताया एट द हाईएस्ट लेवल द की प्रायोरिटी इज द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नाउ इंडिया का अगर आप कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लेते हो या कोई भी आर्थिक आंकड़े लेते हो तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस ऑफ दिस कंट्री इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, कि उन्होंने बताया कि कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। एंड आई एम श्योर दैट अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हैं, यू नो इट that even for 10 years before the prime minister took similar steps in Gujarat in bringing the electricity reforms in Gujarat and making 100% electrification of all villages. Now the same thing is trying to replicate in India as a country. The challenges are very hard, but उन्होंने बताया the country is determined. उन्होंने फिर पोर्ट की बात बताई, उन्होंने ये भी बताया फिर the reforms like GST. With this GST certainly it increases efficiency. और उन्होंने बताया कि 35% की ट्रांसपोर्ट में efficiency only from GST. So बहुत सारे issues हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिवली ही इज विलिंग टू टेक, और उन्होंने एक और चीज बताई which can be taken in terms of the economic concept as well, which he has said कि चलता है लेकिन चलेगा नहीं। So I think that was I think चलेगा नहीं, crux of the whole thing. ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, चलेगा नहीं, चलेगी शेल कंपनियां बिल्कुल नहीं। 2.25 लाख कंपनियों पे तो सरकार ने गाज घेर ही दी, जो बची कुटी कंपनियां हैं उस पे भी सरकार गाज घेर देगी। मेरे साथ विपक्ष के तौर पर मोहम्मद अली खां जो कि कांग्रेस के हैं वो जुड़े हैं। मोहम्मद जी, पहले तो शुक्रिया और आपको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। प्रधानमंत्री जो बात आज बोल रहे थे लाल किले से, एक तो 18 लाख करोड़, हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है कि करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी का होगा। उन्होंने पेश किए। यस, आपको कहीं डाउट है? देखिए, मैं तनेजा साहब की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। आई वाज ट्राइंग टू इलिसिट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये 3 लाख करोड़ क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या ये करेंसी है जो पहले अकाउंटेड नहीं थी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आरबीआई हैज एन अकाउंट ऑफ ऑल द करेंसी दैट इज इन सर्कुलेशन। जब डीमोनेटाइजेशन शुरू किया था, इन्होंने एक टारगेट पेश किया था जनता के सामने। क्या वो टारगेट एक्सीड हो गया है? क्या ये इसमें फौज नोट्स कितने हैं? क्या ये ऐसे फिगर हैं जो आप लोगों ने VDIS के जरिए कलेक्ट किए? इस पर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे हमेशा करते हैं घोषणा तो कर दी, मगर बारीकी मिलेगी क्या भी नहीं सकते। आज अफसर नहीं था। किस तरह की बारीकी? क्योंकि हमें पता ही नहीं है मैम। जैसे अभी सारे पैनलिस्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे 3 लाख करोड़ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है और ये किस जरिए से कलेक्ट करे गए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अरविंद सुब्रमण्यम जनता के सामने आए थे और उन्होंने बोला था कि 5.4 लाख करोड़ टैक्स पेयर्स हैव बीन एडेड। खान साहब, जिस बारीकी की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की बारीकी, किस पर प्रधानमंत्री ने गौर नहीं किया? वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, हमें पता नहीं है 3 लाख करोड़ क्या है, और तनेजा साहब की बातों से मुझे जवाब नहीं मिला। हमें समझना पड़ेगा ये 3 लाख करोड़ क्या रिप्रेजेंट करता है। जब आप 15 लाख करोड़ आपने शुरुआत में बोल दिया, जब वो टोटल 15 लाख करोड़ है
तो इसीलिए आपने या तो बोल दिया कि वो टारगेट था, वो था जितना आप लोगों ने इकट्ठा किया। अब ये 3 लाख करोड़ कहाँ से आए, तो हमें समझना पड़ेगा। मैं उनकी बात को डाउट बेसिकली मिस्टर खान जो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा है, उन्होंने अपनी स्पीच में भी जो कहा है, अगर आप उसे ध्यान से सुने, एक बार फिर हम वो सुनाएंगे भी आपको बयान, लेकिन उन्होंने जो कहा है अपनी स्पीच में वो यही कहा है कि जितनी रकम सिस्टम से आउट हुई थी तो वो आंकड़ा था रफली 14-15 लाख करोड़ के बीच का, राइट। और उन्होंने खुद ही ये कहा कि जब ये ड्राइव खत्म हुई, डिपॉजिट्स खत्म हुए वापस, तो 3 लाख करोड़ की एडिशनल रकम, तो वो तो बड़ा क्लियर है कि जितनी भी सिस्टम से आउट हुई थी उससे 3 लाख करोड़ की एक्सेस रकम वापस आई है। इसे एनालाइज करेंगे आने वाले दिनों में। एग्जैक्टली हमारा इतिहास तो यही, इन लोगों का इतिहास तो यही रहा। ये जो नए इंडिया की बात इन्होंने कही है मिस्टर खान, एक नए इंडिया की बात इन्होंने कही है, कश्मीर में भी गोली की बजाय गले लगाने की बात कही है, इस पर आपका की टेक अवे क्या है? देखिए, देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है। काफ़ी वक्त से हम लोग इनसे गुजारिश कर रहे थे कि इनकी खुद की जो मिसाल है, जो वाजपेयी जी ने सेट की थी, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत वाली, उसका क्रियान्वयन करें, उसे फॉलो करें। क्योंकि हमें डर था कि कश्मीर के लोग एक तरीके से एलियनेट होते जा रहे हैं, और इसमें हमारी आर्मी की कोई गलती नहीं थी। हमारी आर्मी तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने खुद जाके देखा है वहाँ पे जिस तरीके से, मैं कहूँगा हिम्मत के साथ और सेल्फ सैक्रिफाइस के साथ आर्मी पीस मेंटेन करती है, सचमुच मिसाल है, किसी के लिए भी मिसाल है। मगर मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, और मैम ने मुझे काट दिया था बीच में, मैं ये पॉइंट में कर रहा था कि अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि 5.5 लाख करोड़ लोग नए इनकम टैक्स पेयर्स आए हैं। आज मोदी जी ने कहा कि 56 लाख करोड़, अगर मैंने सही सुना, कि टैक्स पेयर्स ऐड हुए। तो देखिए, इनकी सरकार की यही प्रॉब्लम रही है कि इनके पारदर्शिता तो कम है, और इस वजह से जो आंकड़े पेश करते हैं वो हमेशा कन्फ्लिक्टेड होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो डिमोनेटाइजेशन के इन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, अब देखना पड़ेगा आरबीआई का डेटा क्या कहता है इसके प्रति। और हम यही कहेंगे कि आज का दिन ऐसा है, आज का मुबारक दिन है, और आज के दिन कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, इसलिए हम भी बड़े सोबर तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं आपके चैनल पे। तो हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को 3 साल हो गए हैं, बहुत उम्मीदें हैं देश को उनसे, और बस उम्मीद ये है कि जो जो उन्होंने घोषणाएं की उनका क्रियान्वयन करना शुरू। अच्छा मिस्टर खान, एक और चीज़ मैं आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का भी स्टैंड समझना चाहूँगा, वो शेल कंपनीज पर है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 3 लाख कंपनीज हमने डिटेक्ट कर दी, 2.25 लाख कंपनीज को हमने ताला लगा दिया। इसको लेकर भी कोई वाद विवाद है? आप साथ ही खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के? एक्चुअली आपको याद होगा, आनंद शर्मा जी ने इस पे काफ़ी अपनी टिप्पणी पेश की थी, उन्होंने अपनी राय इजहार की थी। शेल कंपनीज एक डेराइसिव टूल है, गलत इस्तेमाल करते हैं लोग उनका टैक्स अवॉइडेंस के लिए या गलत कामों के लिए, पैसा फनल करने के लिए। तो देखना पड़ेगा मोदी जी कैसे जाते हैं इन शेल कंपनियों के पीछे। देखिए, एक इस सरकार की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि ये लोग घोषणा पहले कर देते हैं, एंड दे प्रोक्लेम विक्ट्री टू अर्ली, ये हमेशा शुरुआत से जीत का ऐलान कर देते हैं, मगर हकीकत में वक्त लगता है। हम यही देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे, और एज अ जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग इस पे नजर रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, फिलहाल तो कोई विवाद लगता नहीं है, आप जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका जरूर निभाइएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2022 के अंदर न्यू इंडिया की बात की है ना, एक बार वो सुन लेते हैं। वो कौन सा इंडिया की बात कर रहे हैं? हमें आजादी के 75 साल के 5 साल अभी हमारे पास है। हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता उन महान देशभक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है। और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प से, 125 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, 125 करोड़ देशवासियों के त्याग और तपस्या से। और हम जानते हैं सामूहिकता की शक्ति क्या होती है। भगवान कृष्ण कितने ही सामर्थ्यवान थे, लेकिन जब ग्वाले अपनी लकड़ी लेकर के खड़े हो गए, एक सामूहिक शक्ति थी, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। प्रभु रामचंद्र जी को लंका जाना था, वानर सेना के छोटे छोटे लोग लग गए, राम सेतु बन गया, राम जी लंका पहुंच गए। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे,
देश के कोटि कोटि लोग हाथ में तकली लेकर के, रुई लेकर के आजादी के ताने बाने बुनते थे। एक सामूहिक शक्ति की ताकत थी कि देश आजाद हो गया। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। अरे एक गिलहरी का उदाहरण हमें मालूम है, एक गिलहरी भी परिवर्तन की प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है। वो कथा हम सब जानते हैं। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। हर कोई अपनी जगह से 2022 के आजादी के बाद के 75 साल एक नया संकल्प, नया इंडिया, नई ऊर्जा, नया पुरुषार्थ, सामूहिक शक्ति के द्वारा हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल, देश में परिवर्तन आ भी रहा है और ये बात आज खुद प्रधानमंत्री ने बोली कि चलेगा नहीं, बदलेगा भारत। ये बात सामने निकल के आई है। मेरे साथ मोहम्मद अली खान जो कि कांग्रेस से हैं, नरेंद्र तेजा बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं, जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट हैं, राकेश मोहन जी हैं और साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं टी.आर. रामचंद्रन जी से भी। लेकिन तनेजा जी, एक और चीज है, ये सारी की सारी पहल जो है काले मनी, ब्लैक मनी को लेकर है और इस भ्रष्टाचार को लेकर है। कुछ और सरकार कर सकती है? शेल कंपनीज आ गई, बैंकों में पैसा आ गया, और क्या कर सकते हैं सरकार काले धन को लेकर? मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जी कहूंगा कि ये कोई घोषणाएं नहीं है, ये तो तथ्य है जो पेश करेगा। ये उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियों के आंकड़े हैं और राष्ट्र के साथ संवाद किया है उपलब्धियों का इसको लेकर के। तो उन्होंने 4 दफे कहा ये कहते हैं ये तो सच्चाई है जो आपके देश के साथ शेयर करी जा रही है। अच्छा, दूसरी जहां तक शेल कंपनी, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा जब ट्रेड ट्रैक बदलती है तो अक्सर स्लो हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा हमने अर्थव्यवस्था को या देश को धीमे नहीं होने दिया गया। जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, उसका जो पिरामिड है, उसके बॉटम पे, फाउंडेशन पे भारी परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे कि पारदर्शिता, ईमानदारी का पैसा, इसको लेके आया जाए। और उसके लिए जो है, और लेकिन स्पीड स्लो नहीं होने दी गई। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने आम आदमी जिसको समझ सके इस बात का उदाहरण दिया। जहां तक शेल कंपनी, देखिए शेल कंपनियों का हमारे यहाँ प्रयोग यही होता था कि उनको हिंदी का जो वर्ड है दरअसल उसको ज्यादा एक्सप्रेस करता है कि वो मात्र खोखा कंपनी होती थी। और उसके जैसे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बात को कहा, एक एक पते पे कितनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी और सरकारें जो पहले रही उन्होंने उसको बिल्कुल अनदेखा किया। ये तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी कि एक ही पते पर इतनी सैकड़ों कंपनियां कैसे बन गई। मिस्टर तनेजा, क्या इन शेल कंपनियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? 2.25 लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसिल कर दिए गए हैं। क्या किसी तरह की और कार्रवाई होगी? जिसका प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सारे लोग जो शेल कंपनियों के मार्फत जो है कुल मिलाकर के अपने काला जो ब्लैक इकोनॉमी है उसमें स्तंभ बने हुए थे, वो सारे इन्वेस्टिगेशन उसका होगा और ये सारे स्तंभ बने थे जो नेगेटिव पिलर्स थे उन सबको डिमोलिश करा जाएगा। क्योंकि जब तक जो अर्थव्यवस्था की फाउंडेशन में ब्लैक मनी जहां से आती है और जो उनके पूरे किले बने हुए थे और जो उनके ऊपर जो है सरकार अटैक कर रही है और उनको बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है। और यही वजह है कि देश में तमाम सारे लोग हैं वो जो सरकार का और प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो एम्पायर बने हुए थे और उनके, मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे, पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी था। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारा विरोध ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम उन चीजों को लेकर के खत्म कर रहे हैं जिससे देश की इकोनॉमी फाउंडेशन स्तर पर है, मतलब फाउंडेशन स्तर। ये 2019 तक चलता रहेगा ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कि ये भी ट्रैक बदल देगा, थोड़ा स्लो थोड़ा तेज? नहीं, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारा जो मकसद है वो ये कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ईमानदारी, पारदर्शिता लाना। अगर वो 2019, 20, 21, 22 जब तक हम सत्ता में हैं और जब तक जनता हमारा साथ देती है, हम ये यज्ञ जारी रखेंगे। अगर 2 साल में उपलब्धि इसकी हो जाती है तो बहुत अच्छा, अगर उससे ज्यादा समय लगता है, 2022 तक लगता है, 23, जितना समय लगेगा, लेकिन ये यकीनन है कि अर्थव्यवस्था की जो पैरेलल इकोनॉमी थी, ब्लैक इकोनॉमी थी, जो इस तरह से काले बादल थे, काला, इसको हम समाप्त करके रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय है। ठीक है मिहिर, सरकार के लिए अब ग्रोथ को लेकर क्या बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं? डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, शेल कंपनियों को लेकर भी पीएम ने बहुत बड़ी बात यहां पर बोल दी है। अब क्या बड़े चैलेंजेस होंगे?
देखिए, इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि मिस्टर तनेजा इसका जवाब भी दे, लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंज होगी प्रधानमंत्री के सामने या फिर इस समय जो सरकार के सामने है, देखिए ये चीज़ हर कोई मानता है, ग्लोबली इसकी मिसाल दी जा रही है कि भारत में मोदी सरकार आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ावा हुआ है, भारत की रैंकिंग भी सुधरी है, एफडीआई के मामले पर भी देश ने अच्छा किया है। जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो अभी भी देखिए, जो देश का जो ग्रोथ है ना, या फिर जो एक एनिमल स्पिरिट जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स का, वो पूरी तरह से किक ऑफ हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है। और दूसरा, इतने सारे आंकड़ों के बावजूद एक जो डिस्कनेक्ट है या फिर एक जिसे हम विसंवादिता कहते हैं, वो है बिटवीन एक जो परसीव्ड इकोनॉमी है और दूसरा जो रियल इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने जॉब्स की बात की, लेकिन जॉब्स के फ्रंट पर अगर आप देखें तो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, एनकरेजिंग नहीं है। आप क्रेडिट ऑफटेक का आंकड़ा देखिए, बहुत एनकरेजिंग नहीं है। आप बैंक्स की तरफ से जो टोटल लोन दिया जाता है उसे देखिए, वो आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी चैलेंज जो इनफैक्ट जब हमने मिस्टर जेटली से बात की थी, उन्होंने खुद भी माना था कि जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का शुरू होना। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से काफी खर्च किया जा रहा है सरकारी योजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग चीजों में, लेकिन वो खर्च अनाउंस होना एक बात होती है, फिर वो सारे प्रोसेस से गुजरकर रियल इकोनॉमी में जब तक वो खर्च आता है और ट्रांसलेट होता है, वो हमेशा एक लैग इफेक्ट के साथ होता है। इसके बीच का जो गैप है ना, वो हमेशा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भरता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी पिकअप हुआ नहीं है पूरी तरह से। तो ये कुछ की चैलेंजेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सरकार का फेलियर है, पर ये ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज आप सिर्फ करप्शन के ऊपर अटैक कर करके ना, अल्टीमेटली इंडिया स्टोरी क्या है, इंडिया की जो स्टोरी है वही है दैट इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट मिडिल क्लास जो कि कंज्यूम करता है इतनी सारी चीजों को। तो मिस्टर तनेजा, ये सबसे बड़ी चैलेंज है अभी भी सरकार के सामने कि आप करप्शन के ऊपर स्ट्राइक कीजिए, बिल्कुल सही है, देश आपके साथ खड़ा है, न्यू इंडिया में जरूरी है कि करप्शन ना हो, लेकिन जो ग्रोथ है, खासकर ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं हो रहा है, बैंक्स फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हम देना चाहते हैं कर्ज, लेकिन कोई ढंग का आए पहले कर्जदार लेने के लिए। इस स्थिति को भी बदलना होगा, वरना ये चैलेंज अपने आप में, मैं ये नहीं कहूंगा चुनाव के लिए चैलेंज है 2019 के लिए, पर देश की इकोनॉमी के लिए चैलेंज है, एम्प्लॉयमेंट के लिए चैलेंज है, देश की जनता के लिए चैलेंज है। देखिए, आपने तो बड़े अच्छे पॉइंट उठाए। पहली बात तो ये कि जो ब्लैक मनी के खिलाफ जो पूरा अभियान चल रहा है और जो इन्वेस्टमेंट है, इसका सीधा ताल्लुक है। तमाम विदेशी कंपनियां पहले भारत में आने से इसलिए हिचकती थी कि एयरपोर्ट पे जब वो उतरते थे वहीं से उनके ऊपर डिमांड शुरू हो जाती थी और उनका मानना होता था कि बिना यहाँ पे पैसा दिए कोई काम होता नहीं है। और आज देखिए, आज भारत का जो एफडीआई या रिकॉर्ड हाई है, इतना एफडीआई तो चाइना ये कहीं भी नहीं जा रहा है, ये सच्चाई है उसके अंदर। ये जो मैसेज है पूरी दुनिया में जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तमाम देशों के राजदूत भी वहां बैठे हुए थे, सुन रहे थे कि भाई यहाँ पर पारदर्शिता और ईमानदारी और जो ग्रोथ है, इसका बहुत बड़ा लिंक है। अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, वो सारे देश जहाँ पे ईमानदारी ज्यादा, वहां ग्रोथ अच्छी है और सस्टेनेबल है, और जहाँ पे ईमानदारी नहीं है, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। हिटलर के जमाने का जो जर्मनी था, जीडीपी हाईएस्ट था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। बाकी क्या हुआ सब जानते हैं। रामायण के अंदर जो रावण का जीडीपी भी हाईएस्ट था, इसीलिए सोने की लंका बोलते थे, लेकिन वो भी पाप का एम्पायर था, वो भी ध्वस्त हो गया था। इसलिए ग्रोथ के साथ साथ ईमानदारी। और जहां तक आपने ग्रोथ की जो बात करी और जॉब की बात करी, प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र किया, हमारे पार्टी चीफ अमित शाह जी कई बार इस बात पे कर चुके हैं, वो ये कि हम नौकरी के साथ साथ हमारा फोकस रोजगार पे है। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, रोजगार पैदा हो रहे हैं, लोग अपने लिए भी पैदा कर रहे हैं, साथ वालों के लिए भी पैदा कर रहे हैं। मुद्रा का भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हमारी सोच ये रही है कि जो आंकड़े लेबर डिपार्टमेंट से आते हैं, खाली उन्हीं आंकड़ों को देख करके चलना है, लेकिन अब उसको बदला जा रहा है। रोजगार जो है और नौकरी दो अलग अलग चीजें होती है। हमारा फोकस ये है कि जो उद्यम हर भारतीय के अंदर इतना सक्षम होता है उद्यम को लेकर के, अगर उसको सही फैसिलिटेट करा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को वो क्रांतिकारी परिवर्तन उसके अंदर ला सकता हूं। मैं एक बात आखिरी लाइन में यही कहूंगा कि पूरी, जैसा प्रधानमंत्री जिक्र किया है, जो ट्रैक चेंज हो रहा है, ट्रैक ये कि बजाय इसके सरकार की तरफ ताको नौकरी के लिए, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है हम साथ देंगे। मुद्रा है और बहुत सारी स्कीम है, और कुल मिलाकर के आपको इस काबिल बनाएंगे, आप अपने लिए भी और अपने पड़ोसी और साथियों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकें। ठीक है, 2019 में चुनाव भी है, प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं ये विपक्ष भी सुन रहा है और ये बात मुद्दा बन सकता है। खैर, प्रधानमंत्री को थोड़ी और मेहनत हो सकता है करनी पड़ जाए, कम से कम जॉब के मामले पे, क्योंकि मिस्टर खान भी खैर इससे इत्तेफाक रखेंगे। अच्छा, एक चीज मिहिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब 331 कंपनीज का नाम आया, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनियां थी,
इसलिए शायद मार्केट ने रिएक्शन दिया। अब तो 3 लाख है, इसमें ये पता नहीं कितनी लिस्टेड है कितनी गैर लिस्टेड है, तो बाजार पे कल क्या होगा? नहीं देखिए, बाजार पे इसका ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 3 लाख शेल कंपनीज का आंकड़ा ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार दिया है। उन्होंने पहले भी शेल कंपनीज के बारे में कहा था। इनफैक्ट जो मैं कह रहा था जीएसटी की स्पीच के बाद भी उन्होंने कहा था इस बारे में। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने शेल कंपनीज का कहा है, लेकिन एक चीज है कि इन्होंने रीअफर्म किया है। मतलब वो देखिए, जो प्रधानमंत्री है ना, वो दरअसल एक सेंट्रल बैंकर की तरह बोल रहे हैं। तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक मार्केट को क्या लगता है, दलाल स्ट्रीट का सेंटिमेंट कैसा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। पिछली सरकार में आपको याद होगा कि सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरे तो सरकार में छटपटाहट हो जाती थी और वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक के बाहर बाइट्स देना शुरू कर देते थे कि मतलब जिसे हम टिपिकली कहते हैं बिजनेस जार्गन में टॉकिंग अप द इंडेक्स। तो ये सरकार ये करती ही नहीं है। मतलब मुझे याद नहीं है पिछली बार कब मिस्टर जेटली ने सेंसेक्स के बारे में कुछ कहा था, आई डोंट रिमेंबर। तो शेल कंपनीज के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, करप्शन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, समाज कल्याण का काम जारी रहेगा और इन सब के साथ ही मार्केट विल हैव टू लिव विद इट एंड मार्केट हैज बीन लिविंग विद इट। मार्केट इज हैप्पी कि कम से कम करप्शन, देखिए जो प्रॉब्लम है ना कुछ हद तक वो इंटरनल भी है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज की खुद की भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कंपनी को लगेगा अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल गो अहेड एंड स्पेंड, लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना ये सरकार का काम होता है जिस दिशा में काम हो रहा है। सो आई थिंक मार्केट के लिए अपसेट होने वाली कोई चीज नहीं है इस स्पीच में। अगर उन्होंने ये कहा होता कि हम डोकलाम में चाइना को देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या पाकिस्तान के ऊपर और एक आध सर्जिकल स्ट्राइक, तो देन यू आर गोइंग इनटू दैट जिंगोइस्टिक डायरेक्शन जिससे थोड़ा डर लग सकता है मार्केट को। ऐसा कुछ कहा ही नहीं है उन्होंने, ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन मिस्टर कौल, ऐसा कुछ कहा नहीं, यही अपने आप में जीत है क्या प्रधानमंत्री की? डोकलाम में इतना टेंशन है, इतना विवाद है, हर कोई नजर रखे हुए है। जिसको इस डोकलाम के बारे में नहीं भी पता था वो भी अब समझ गया कि डोकलाम क्या चीज है। प्रधानमंत्री का नहीं कहना ही जीत है क्या? चाइना को है ऐसा है जी कि एक जानवर होता है शुतुरमुर्ग। हाँ, अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करें तो ठीक है, नहीं उन्होंने जिक्र किया है क्योंकि जो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया था उसमें क्लियर कट मेंशन, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने वो बोला था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम उनको वार्तालाप से मनवा लेंगे। लेकिन आज की तारीख में सिंस आपका सारा डिस्कशन जो है वो कमर्शियल है और इसमें फौज की बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो जो फौज की कमर्शियल्स हैं उसके बारे में भी कोई नजर अगर रखे तो ये जो जीडीपी का 1.7% आप खर्च कर रहे हैं, ये अगर इनका आंकड़े बताते हैं जो उन्होंने बोला है इतने मजबूत हो गए और इनके पास इतना पैसा है, तो ये एक निग्लेक्टेड सेक्टर है जहां पे कि कम से कम 3% जीडीपी खर्च करना अनिवार्य हो गया है। आप बताइए कि पिछले 3 साल से जो एम्युनिशन की खरीद फरोख्त में पैसे वापस किए थे वो पिछले हफ्ते सडनली 20,000 करोड़ के आपने सैंक्शन दे दिए, जाके बाजार से खरीद के लाओ। अब आप बताइए खुद, ये नीजर रिएक्शन ज्यादा अच्छा रहता है या फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जिसमें कि आपका कमर्स भी और उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका दूसरा पॉइंट था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आप कहते हैं कि बहुत अच्छा माहौल हो गया है आजकल डिफेंस में। आप पता करिए कि क्यों नहीं लोग डिफेंस में इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की अंदेशा है, लेकिन उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने जो बताया जाता है कि ठीक है हम 10%, आप 10% डालिए, गवर्नमेंट 90% डालेगी। जब वो सब तैयार करके लाते तो उनको बोला नहीं, ये रूल चेंज हो गया, अब आप 90% डालिए और हम 10% डालेंगे। तो इन चीजों से जो कोई आपका एक पैनलिस्ट कह रहा था, कहने में और करने में बहुत बड़ा गैप है, वो गैप क्लोज करना है। जब वो गैप क्लोज कर देंगे तब हम न्यू इंडिया या इसके बारे में सोच सकते। ठीक है। मिस्टर रामाचंद्रन, एक और बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। कहीं ना कहीं पर आस्था के नाम पर जिस तरह से हिंसा होती है उसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने काफी ये कह सकते हैं कि घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन एक मैसेज जरूर दे दिया है कि इस तरह की चीजें अब न्यू इंडिया में नहीं चलेंगी। हाँ, काफी हद तक तो सच है, पर उन्होंने देखिए कुछ हादसाएं लेटली ऐसी हुई हैं जो आम जनता और देश के लिए कोई एक अच्छा मैसेज नहीं भेजता। गोरखपुर में जो हादसा हुआ है हॉस्पिटल में, जिसमें कल तक
नियरली 70 बच्चों की मौत हो गई है, वो कोई छोटा सा हादसा नहीं है और कोई नकारने वाली चीज नहीं है। आखिरकार ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस एंड वेरी वैल्यूएबल। क्या हम ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करते हैं कि नहीं, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी तरफ जैसे आपने खुद कहा कि हम आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं, जरूर हमको आगे एक दृश्य रखे, हमको आगे बढ़ना जरूर पड़ेगा। और जो भी बातें प्रधानमंत्री ने मेंशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी चीजें हो, ये सब बहुत मायने रखती है। इसके बिना मेरे ख्याल में प्रोग्रेस नहीं हो सकती इस देश में। और आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको मल्टी फैसेटेड प्रोग्राम्स करनी पड़ेंगी। देखिए, और इन सबसे ऊपर उठना होगा, गौ हत्या जैसे मामले, वंदे मातरम जैसे मामले, क्योंकि ये पिछले दिनों हमने देखा कि देश में हर जगह इसी तरह की बातें हो रही थी, इन्हीं तरह के मुद्दे उठाए जा रहे थे। हाँ, आपकी बात ठीक है। उसके अलावा जो अभी हमारे पहले वाले स्पीकर ने जो कहा कि आर्म्ड फोर्सेस पे मेरे ख्याल में बाकी पिछले सरकारों से इस सरकार ने, मोदी वाली सरकार ने काफी अहमियत दी है, काफी रिसोर्सेज उनके लिए रखा है। पर ये जो फिट्स एंड स्टार्ट्स में आप परचेजेस करते हो, इसमें आपको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, देखिए आर्म्ड फोर्सेस पिछले 20 साल से आपको कह रहा है कि हमको मॉडर्नाइज करना चाहिए, हमको ये चीजें चाहिए, नहीं तो हम पेस नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे 2 एनिमीज ऐसे हैं जो हम पर कभी भी हावी हो सकते हैं। तो आखिरकार एक ब्रॉडर पिक्चर लेकर जरूर चलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर प्रधानमंत्री ने चाइना और डोकलम के बारे में बात नहीं की, उसकी एक जरूर वजह भी होगी। आप क्यों कुछ चीज को छेड़ना चाहते हैं जहां पर बातचीत की कोशिश हो रही है? नहीं, हम तो छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि शायद थोड़ा प्रधानमंत्री कुछ बोल दे, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। अच्छा है, मैं आपकी बात नहीं बोला वही अच्छा है, नहीं बोला वही अच्छा, नहीं बोला वही अच्छा है। खैर, ये बात अच्छी है, इसी अच्छी बोलने के लिए नहीं होती है, कुछ करने के लिए भी होती है। और शायद उतनी इंपॉर्टेंस भी चीन को प्रधानमंत्री नहीं देना चाहिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, जिसकी शायद आज कोई जरूरत भी नहीं है। मिहिर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? चलता है, चलने दो एटीट्यूड अब नहीं चलेगा भारत में, ये मैसेज शायद यूथ के लिए भी था। देखिए, एक अच्छी चीज जो मिस्टर मोदी के साथ है, और इस पर तो आई थिंक तनेजा जी या फिर मिस्टर खान ये भी मानेंगे इस चीज को, कि वो हर बार जब लाल किले से स्पीच देते हैं ना, तो कोई एक ऐसा मुद्दा जरूर उठाते हैं जो कि देश के लिए वाकई एक बड़ी समस्या है। आप देखिए, एक बार उन्होंने स्पीच में जनधन अकाउंट्स की बात की थी, और उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद जिस तरह के रिकॉर्ड नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए। एक बार उन्होंने स्वच्छ भारत की बात की थी, आज उन्होंने ये जो चलता है वाला एटीट्यूड है इसकी बात की। ये वाकई एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि एक तरीके से आप देखें तो इस पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैग बना हुआ है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि ठीक है, चल जाएगा, चलता है, होता है, चलता है, तो हम इसे लाइटली लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने लाल किले से ये कहा है कि चलता है, चलने दो का एटीट्यूड नहीं चलेगा, तो सडनली देखिए, भारत अस्वच्छ देश है, ये सभी लोग जानते थे पिछले 60-70 सालों से और उससे भी पहले से। लेकिन जैसे ही आपने लाल किले से कहा कि मैं स्वच्छ भारत बनाना चाहता हूं, तो सडनली इट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट। सिमिलरली अब इन्होंने कहा है कि ये चलता है एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, तो क्या होता है कि आप उस मुद्दे को ना सेंटर में ले आते हैं कि उसके ऊपर बात करनी पड़ती है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। देश में बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा तबका बैंकिंग सिस्टम के बाहर है, सभी को पता था। आपने एक दिन उठ के कहा कि मैं जनधन अकाउंट खोलूंगा, देन व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स द सेंट्रल फोकल पॉइंट। आप देखिए शेल कंपनीज का जीएसटी के बाद की स्पीच में उन्होंने कहा था, उसके बाद अब तब से लेकर अभी तक आप कुछ मत कीजिए, गूगल करके शेल कंपनीज प्लस इंडिया करके सर्च कीजिए, इतने सारे न्यूज रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे उसके बारे में। तो सडनली इट बिकम्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो उन्होंने आज किया है, चलता है एटीट्यूड छोड़ने को लेकर। खैर, कई मुद्दे और भी, इसमें किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की। और हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज बहुत सारी अहम बातें की, उसी का विश्लेषण हम यहाँ पर कर रहे हैं। डिम्पी भी मेरे साथ हैं और कंवर आगा साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है, टी आर रामचंद्रन सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं। डिम्पी, शेल कंपनियों को लेकर हो या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना पैसा बैंकों में आया, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा वो हेडलाइंस तो यहाँ पर है ही, लेकिन एक तरह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये बात बोलना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी यहाँ पर देती है कि करप्शन को प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं सहेंगे। देखिए, आज का जो पूरा भाषण था ना, जैसे मिहिर भी कह रहे थे कि एक तो भ्रष्टाचार को लेकर था और दूसरा भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर ज्यादा दिख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर ये नहीं कहा कि देश उससे लड़ रहा है, बल्कि ये भी बताया कि कैसे लड़ रहा है।
हमने शेल कंपनीज पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपके जनधन अकाउंट खोल रहे हैं, हम आपको एक नई स्कीमों के तहत आप तक पैसा पहुंचा रहे हैं। किसानों को बीज से बाजार तक का कनेक्शन बताने की बात की कटिबद्धता उन्होंने बात कही है। इसी चीज को लेकर उन्होंने अपनी बात आगे रखी है। राकेश मोहन जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहता हूं, उसका मिस्टर खान के पास जाऊंगा इसका काउंटर रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन राकेश जी, एक चीज मेरे को समझाइए, इस देश के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक तबका वो हमेशा से मुश्किल में रहा, वो है किसान। आज भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि कुछ किसान प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करते हुए अपनी खेती बाड़ी से जो उगाते हैं वो सड़कों पर फेंकना पड़ता है। ये मोदी सरकार या फिर पहले की जो भी सरकारें रही हैं, इनका मर्म इतनी तेजी से समझ क्यों नहीं पा रही हैं? ये समस्या में इतनी सुलझाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? ये समस्या इतनी बड़ी है क्या? नहीं, ये मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट इशू आपने इसका पकड़ा है। और एग्रीकल्चर के अंदर मतलब समस्याएं इस समय मल्टीपल हैं। एग्रीकल्चर में पहली बात तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है और प्राइसेस जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर इस समय स्लम्प पे हैं। तो किसान इसलिए भी चिंतित हैं कि अगर उत्पादन बढ़ता भी है तो उनको प्राइस नहीं मिलती है। वैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पहली बार सरकार ने दाल खरीदी, लेकिन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर सिचुएशन और भी मतलब गंभीर है कि आप देखिए कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जब प्रोड्यूस होता है तो 35-40% वेस्ट होता है। अच्छा, उसका पूरा का पूरा बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें जिसके लिए सरकार बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका आना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, धीरे धीरे आप देखिए कि रूरल अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। रूरल सेक्टर के अंदर जितने भी लोग हैं, मान लो 50-55% भी लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में है, लेकिन उनके अंदर भी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत सीरियस है। अच्छा, इसके अंदर प्रॉब्लम लगभग आप देखिए कि ज्यों की त्यों लगभग बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि पहले तो मार्केट के बारे में पता होना, उस हिसाब से प्रोडक्शन होना। तो कभी कभी क्या है कि अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो बाजार नहीं मिलता है, और या फिर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो दोनों ही तरीके के अंदर प्रॉब्लम है। अब इन्होंने जो मान लो बीमा सुरक्षा योजना या जो भी कुछ किया है, तो मतलब किसानों की संख्या जैसे आप बता रहे हो कि 6.25 करोड़ हो गई है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे आना जरूरी है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बड़ी सीरियस है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम है और एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देख रहे हो कि द प्रोडक्शन के डेटा जो है बिल्कुल ऊपर नहीं बढ़ा रहे हैं, और प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट और मे बी वेरी लिटिल इंक्रीज और इवन कमिंग डाउन। तो वो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सेक्टर में बढ़ने की लिमिट है, क्योंकि अब आप देखिए कि जो एम्प्लॉयमेंट आना है स्पेशली इन द आईटी सेक्टर वो लगभग फ्लैट है। एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छा एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट आ नहीं रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार को ध्यान देना। मोहन, आप जो एग्रीकल्चर की बात बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आंकड़ों में ऐसी चीज दिख नहीं रही, इसलिए प्रधानमंत्री को आज फिर से ये आगाह करना पड़ा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बाजार से बीज से बाजार तक किसानों को जोड़ना चाहती है। मिस्टर खान, आपकी रिएक्शन चाहिए इसमें। आप तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से भी जब थी तब भी किसानों को दिक्कत थी और आज भी है। बिल्कुल ठीक बात है, उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही था और एक स्थिति इवन बिल्कुल। मैं मिस्टर खान को एक बार मौका दे रहा हूं, आप बोलिए मिस्टर खान। मिस्टर खान, आप बोलिए। हमारी तुलना इन लोगों से मत कीजिए। हमारी वो ऐतिहासिक सरकार थी जो 120 साल पुराने कानून को बदल दिया था, भूमि अधिग्रहण कानून। मैं नरेंद्र तनेजा जी की बात का जवाब देना चाह रहा था। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तनेजा साहब की तो बातें ऐसी हैं, उनसे तो कोई फर्क ही नहीं रख सकता। ये तो वाली जैसे अंग्रेजी में मदरहुड एंड एप्पल पाई वाली बात कहते हैं कि माँ का प्यार अच्छा होता है। जी, कौन फर्क रख सकता है कि करप्शन बुरा है और आपको एक्शन लेना चाहिए? मगर ये आपकी पहली स्पीच नहीं है। आपको 3 साल 3 महीने हो गए हैं सरकार में। इट इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू चार्ट आउट अ रोड मैप एज इफ फ्रॉम स्क्रैच। देखिए, आप एक बिजनेस चैनल हैं और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि अभी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्लगिश है। कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके वो IIP जो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, क्यों अभी मैं रिसर्च कर रहा था, इट इज अपेरेंटली एट अ 4-year लो। मगर इस पे सवाल ही नहीं पूछे जाते इन लोगों से। तनेजा साहब आगे बोल जाते हैं इन्वेस्टमेंट बेहतर हो गया है। दूसरी बात, अभी RBI का सर्वे हुआ था 2017 में। RBI का सर्वे जो था ये दिखाता है कि 2013 से लेकर अब तक लोगों के दिल में जो सेंटिमेंट है ग्रोथ को लेके वो बड़ा पेसिमिस्टिक हो गया है। लोग उम्मीद नहीं रख रहे सरकार से कि उनकी इनकम ग्रो करेगी, और इनकम ग्रोथ पिछले 3 साल से स्टैग्नेंट चल रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये RBI का कहना है। RBI सर्वे जून 2017। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि
कि देखिए अगेन ये बड़ी रेटरिक ड्रिवन सरकार है, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ये बड़े बड़े स्पीचेस देते हैं आके, और उसके बाद कोई क्रियान्वयन नहीं होता। मेरे किसी भाई ने बोला जनधन अकाउंट्स के बारे में, जनधन अकाउंट्स का अभी तक हमें ये नहीं पता कि 50% इनएक्टिव है या 75% इनएक्टिव है, उसके बावजूद भी जिन लोगों ने शोर मचाया था उसके बावजूद भी। सोशल फैक्टर्स जिसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो थी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वूंड्स हील करने वाली, घावों पे मरहम के तौर पे नहीं थी। ये जानबूझ के इन्होंने ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा उठाया। क्या नौकरियां मुसलमानों के लिए मुद्दा नहीं है? देखिए ट्रिपल तलाक बहुत अहम मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगी और ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, मेरी जाती राय ये है। मगर तो अगर आप भी मिस्टर खान, अगर आप भी कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, खत्म होने की बात तो मोदी जी भी कह रहे हैं, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। मेरिट मेंशन इन द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज छोटी सी दरख्वास्त के तौर पर भी रखना चाहता हूँ। जब नौकरियों की बात होती है सर, कहीं लिखा नहीं होता कि मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नौकरी है। बिल्कुल सही, नौकरियों का मतलब नौकरियां हैं उन्हें, बिल्कुल। और ये बात की चिंता उनको भी है सर। बिल्कुल असंप्रदायिक शब्दों में उन्हें ये बोलना चाहिए था, बयान करना चाहिए, सबको नौकरियां मिलेंगी, यही बात जाति छोड़ के। बिल्कुल मिस्टर खान, आप जो 3 तलाक की बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से पीएम ने जो कुछ भी कहा वो मरहम लगाने वाली बात नहीं है और ये सब, अगर ये बात तो मैं और आप भी करेंगे ना कि 3 तलाक से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको इंसाफ यहाँ पर मिलना चाहिए। जिस उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, हाँ। जो बाकी सारे मुद्दों को अलग रख के सिर्फ इस पे फोकस करें, बहुत अहम मुद्दा है। कौन से मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं की? गौ हत्या पर भी उन्होंने बात की, चलता है चलने दो एटीट्यूड पर भी उन्होंने बात की, किसानों को लेकर भी उन्होंने बात की। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे पे क्या बात की उन्होंने? 2 बातें बोलूंगा मैं जल्दी से, आंसर योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ट्रिपल तलाक पे बात करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे मामला है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगा। जानबूझ के उन्होंने मेंशन किया, काश वो कहते कि धर्म जाति छोड़ के सबको नौकरियां मिलेंगी, एक नई इकोनॉमी का इजाद होगा। ये उन्होंने ऐसे नहीं कहा। दूसरी बात, ह्यूमन फैक्टर पे मैं कहना चाहूंगा, धर्म जाति तो वैसे भी नौकरी के आड़े नहीं आती है मिस्टर खान। जरूरत क्यों थी, जरूरत क्यों थी ट्रिपल तलाक का जिक्र करने की? ट्रिपल तलाक का जिक्र उन्होंने सिर्फ महिलाओं के एवज में किया, ये कहा कि जो परेशान महिलाएं हैं हम उनके साथ खड़े हैं, सहयोग करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बड़े समझदार पॉलिटिकल मैसेजर है, उन्होंने किसी वजह से उद्देश्य से किया है ये, और मैं जानता हूं कि देखिए, चलिए आप बता दीजिए क्या उद्देश्य था उनका, बहुत जल्दी से बता दीजिए। मैं ये बोलूंगा जहां तक किसानों की बात है, आपके सामने आप ट्रिपल तलाक पर बताइए कि उनका उद्देश्य क्या था। पे किसान खुदकुशी कर रहा है और उसकी मांग ये है कि आप MSP +50 दे दो, जो आपने अपने घोषणा पत्र में जिसका वादा किया था, मगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दी जाके 1 साल पहले कि आप तो दे नहीं सकते MSP +50, तो ये लिप सर्विस तो आप ना दीजिए। और दूसरी बात देखिए, मैं मानता हूं, मैंने बार बार अलग अलग डिबेट्स पे कहा है, मैं इस सरकार से और इसके प्रतिनिधियों से बार बार दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज धर्म को आप टेबल पे से हटा दीजिए। सर वो धर्म को तो टेबल पर लाए ही नहीं। मैम नहीं, देखिए जब उन्होंने ट्रिपल तलाक ला रहे हैं, नौकरियों को लेकर पीएम ने एक बार भी उन्होंने जिक्र किया टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, लेट अस नॉट बी इनोसेंट मैम। ठीक है, द फैक्ट इज मिस्टर राघव, आप जवाब देना चाहेंगे जिस तरह की बातें खान साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से शायद ही इस तरह की बात पीएम ने की हो। मैं समझता हूँ कि आज की स्पीच खान साहब पहले की स्पीचेस से ज़्यादा बैलेंस थी। पहली बात तो ये कि 3 तलाक का मसला आपने भी अभी फरमाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे देश के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोग चिंतित हैं, औरतें, और जिस तरीके से दिया जा रहा है, किसी इस्लामिक देश में ऐसा नहीं हो रहा। ये ऐसा प्रथा है जो अभी तक यहाँ पे चल रही है। 70 साल हम लोग को आज़ाद हो गए, उसके बाद भी अभी ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ थी और इस पर काफ़ी डिबेट, डिस्कशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन सब कुछ हो रहे थे। औरतें कर रही थी, लड़ रही थी बहुत समय से। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छी बात थी। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी बात थी कि प्रधानमंत्री ने आज का दिन चुना और उसमें एक अश्योरेंस दिया औरतों को, और अब ये है कि इससे में काफी कंसेंसस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मिस्टर तनेजा भी हमारे साथ है। मिस्टर तनेजा, आप सुन रहे हैं, कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैंने सारा कुछ सुना है। देखिए, 2 पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। हमारे कांग्रेस के साथी ने एक बात कही कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, खैर ये उनका फुल स्टॉप कॉमा की तरह यूज करते हैं। हमने घोषणाएं नहीं करी हैं, हमने जो आज प्रधानमंत्री तमाम बातें करी, रिपोर्ट पेश करी है। अगर रिपोर्ट और घोषणाओं में अंतर आपको ना समझ में आए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो एक बात, कौन सी रिपोर्ट साहब हमें भी बता दीजिए। दूसरा नहीं, ये जो तमाम आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े तभी दिए जाते हैं जब उनको आपकी डिमोनेटाइजेशन को लेके जो उपलब्धियां हो जाती है उसके आंकड़े हैं।
अच्छा, दूसरी जो प्रधानमंत्री ने कहा, ये रूरल इकोनॉमी की जहां बात की, रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी का हिस्सा है, और रूरल इकोनॉमी को बिल्कुल आधारभूत उसमें परिवर्तन जो हम कर रहे हैं वो उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं आज से ठीक 1 साल भी नहीं हुआ लोग तो ऐसा कहना होगा कि आसमान नीला है, कौन फर्क रखता है इन बातों से, मगर आप लोग रास्ता नहीं बता रहे ना, यही तो बात है, और देश के किसान आपसे जवाब मांग रहे हैं। सुन लीजिए। अच्छा, अब ये हमारे को कहा जा रहा था कि साहब देखिए दाल को लेकर के कम से कम 100 टीवी डिबेट मैंने भी की थी, जिसमें हमको कोसा कांग्रेस ने, और आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि 16 लाख टन दाल हमने खरीदी है। यानी दाल की जो कुल मिला के जो उत्पादन है वो इतना बढ़ा है, तो इतना तो सरकार ने खरीदा, और ये कहा दाल को सीधे प्रोटीन से जोड़ा। ये आंकड़े हैं, उपलब्धि के आंकड़े हैं ये। अच्छा, और जहां तक ये बात है कि जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी को पूरा जिस हिसाब से उसका आधुनिकरण कर रहे हैं, जिसको इतने लंबे समय से उसको नेग्लेक्ट करा गया। देखिए, अगर आपने उसको नकारना है किसी चीज को, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जब जो उपलब्धियां वो देश की जनता देखती है, और इसीलिए देश की जनता उस पर कर रही है। एक आखिरी पॉइंट में जरूर कहूंगा, साहब जनता महसूस ही तो नहीं कर रही, जनता देख रही है कि नौकरियां नहीं है, लोग परेशान है। पॉलिटिकल डिबेट आपसे नहीं करना। मिस्टर खान की तरफ से हर महीने 1 लाख बच्चे 18 साल के होते जा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपकी तरफ से बोल देता हूँ, आप नहीं दे पा रहे हो, आप जो कहना चाहते हैं ना तनेजा जी, 1 मिनट का मैं समय ले रहा हूँ बीच में आप दोनों को रोकते हुए। मिस्टर जो खान जो कहना चाहते हैं, मैं वही बात आपके सामने कह रहा हूँ कि किसानों की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार बोला है लाल किले के प्राचीर से। 2019 के चुनाव हैं, बाजार भी देखता है, हर लोग तो इसको देखते हैं। ये तस्वीर बदलेगी 2019 तक, उसके बाद में बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये भरोसा अब हमको आज टीवी चैनल पे आप देख के जा सकते हैं। ये 6 लोग गवाही दे सकते हैं कि हाँ तनेजा जी ने बात रखी थी सामने। अच्छा, दूसरी मैं बात, जहाँ तक ट्रिपल तलाक की बात हुई, उसको लेकर खान साहब ने ऑब्जेक्शन उसको लेकर के किया। मेरा ये कहना है कि देखिए, बात यहाँ हिंदू या मुसलमान का नहीं है, या सिख या ईसाई का नहीं है। बात ये है कि देश में इतना बड़ा वर्ग, आप उसको संविधान में जो उनके अधिकार है, कैसे क्या उनको वंचित कर सकते हैं? क्या इसको लेकर के सिर्फ जो है कोई राजनीति करे, क्या उसको देश निकालेगा? अच्छा, खत्म होना चाहिए, मगर आप लोग किसी जिस उद्देश्य से उठा रहे हैं, एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, आप बाकी मुद्दों की बात नहीं करते। ठीक है, कर्नल कॉल भी हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बीच में आना चाह रहे थे। कर्नल कॉल, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, तनेजा साहब से ये पूछिए, आपने एक सवाल अभी उठाया है कि जब किसान सवाल का जवाब मांग रहे हैं, इसी तरीके से जवान भी सवाल का जवाब मांगने लगे हैं, क्योंकि वो अब पढ़े लिखे लोग फौज में भर्ती हो रहे हैं। हाँ। कि उनके राशन क्यों कटौती हो रही है, उनके वर्क्स ऑफ प्रोग्रेस को क्यों काटता जा रहा है, और क्यों वो पुलिस से भी नीचे लाए जा रहे हैं। ये जो है ये सब इकोनॉमिक्स। हाँ, मिस्टर तनेजा, आप सुन रहे हैं कर्नल कॉल का सवाल यहाँ पर? नहीं, मुझे आवाज इनकी बहुत कम सुनाई दे रही है। पहले भी उन्होंने जो कहा था, मिस्टर तनेजा, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कर्नल कॉल यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं किसानों की तरह जो सैनिक है वो भी ये कह रहा है कि मेरे राशन में कटौती हो रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब इसको लेकर के अगर सैनिक, हमारी तो सरकार जब से आई है आपने देखा है, हमारा सबसे बड़ा फोकस, सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर है, और चाहे वो उनका वेलफेयर हो, चाहे पेंशन की बात हो। जहां तक ये जो अगर ऐसी कोई बात कहीं से है, तो मुझे लगता नहीं ऐसा ये संभव है। सैनिक ने ठुकरा दिया आपका वो आरोपी का इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, दूसरी जो बात है कि जो आर्म फोर्सेस के लिए, जिससे कि वो अपना काम ठीक तरह निभा सके, और जो भी उनकी आवश्यकता है उसको लेकर के सरकार पूरे ध्यान दे रही है। और जहां तक मैं आपको बताऊं, आप तथ्यों में जाकर के देख लीजिए कि जितना हमारी सरकार आर्म फोर्सेस पर, सिक्योरिटी बल पर ध्यान देती है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी दिया गया। आर्म फोर्सेस आपके खिलाफ 1 महीने पहले तो ये रिपोर्ट आ रही थी कि आप लोग आर्मामेंट से एम्यूनिशन नहीं परचेज कर पा रहे टू लास्ट 20 डेज, तो या तो वो रिपोर्ट खराब थी या आपको उन लोगों ने बताया नहीं। नहीं, देखिए, उसका मैं जवाब देने दीजिए। देखिए, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि जब एक रक्षा मंत्री जी थे, तो जिनको सेंट एंथोनी बोलते थे, उनके जमाने में कतई कोई काम नहीं हुआ। आपने समझौता किया था। आपको बहुत गलतफहमी है, वो फुल टाइम देखिए, संविधान का प्रोविजन है, और उसमें वो फुल टाइम डिफेंस। हर पार्टी के अपने प्रवक्ता है, और वो खैर पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलते हैं। जैसे आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस हमारे साथ है, तो खैर उनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी बात रख रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर मिस्टर रामचंद्र जी से जानना चाहता हूं।
एक चीज पे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने पूरा फेसेस देखे हैं सारे के सारे इकॉनमी को ऊपर से नीचे होते हुए, इस इकॉनमी में दम है? ये बिना जॉब वाली इकॉनमी, कई लोग कहते हैं कि बिना जॉब वाली इकॉनमी है, डिजिटल इकॉनमी है, इस इकॉनमी में दम है? देखिए, कुछ तो इंडिकेशंस आए हैं कि जिस तरीके की ग्रोथ चाह रहे थे वो नहीं हो रही, उस पे कुछ अड़चने आई हैं। तो आखिरकार कहीं कुछ तो खामियां हैं जिसकी वजह से इन पे ये ब्रेक्स लग रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर अभी भी झिझक रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करे इस देश में, तो मेरे ख्याल में वहां भी आपको नजर डालने की बहुत जरूरत है। तो आखिरकार अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेंगे जितना आपने कहा आप सालाना करेंगे, तो दिक्कतें तो उठेंगी। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता, 2019 के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री ग्रोथ की बात बोलेंगे और विपक्ष नौकरियों की बात बोलेगा, हावी कौन हो जाएगा? ये देखिए, दोनों तरफ ये करती है, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। अगर आपने वायदे किए हैं कि हम हर साल इतने नौकरियां क्रिएट करेंगे और आप वो नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल में दिक्कत तो आपकी तरफ भी है। दूसरी तरफ अगर वो कहें कि आपने ये वायदे किए थे, इनमें से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ, तो आपको उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये एक तरफा चलता भी नहीं है ऐसी चीज। आगा जी, एक अगली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो एक मौका ही और होगा झंडा फहराने का, फिर चुनावों में जाना पड़ेगा। तो अगली बार की स्पीच और इस बार की स्पीच में आपको लगता है कि एक साल के अंदर बड़ा बदलाव आ जाएगा? भाई, उनकी आज की जो स्पीच थी उससे ये लगता है कि जो एक सबसे बड़ा तबका हमारा किसानों का है और वो बहुत नाखुश है। और ये आज से नहीं नाखुश है, काफ़ी समय से नाखुश है। 10-15 साल उसको से ज़्यादा, बल्कि हम कहेंगे कि उसको जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। जो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में असमर्थ रही है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। आज उन्होंने काफ़ी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है कि भाई हम वचनबद्ध हैं और हम आपकी जो परेशानियां हैं उनको भी दूर करेंगे। और साथ में ये भी कहा कि हमने जैसे दाल खरीदी, इशारे किए हैं उन्होंने, और आने वाले समय में और भी देखेंगे। इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्ट्राइक्स चल रही हैं, धरने हो रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में और दूसरी जगह तमाम जो किसानों का से बगैर किसानों को साथ लिए कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता। इसलिए लगभग 50-55% हमारी पॉपुलेशन आज भी डिपेंडेंट है कृषि प्रधान। एक और चीज आपको रोक रही हूँ बीच में, इसी में एक और चीज ये कही कि बिचौलियों की भूमिका खत्म करेंगे। ये इससे पहले भी कहा, मैं आ रहा बहुत बार मिनिस्टर जो हैं मोदी सरकार के वो भी ये बात बोल चुके हैं। बट कैन वी सी दिस टर्निंग इनटू अ रियलिटी? क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? नहीं, इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम काम तो शुरू होने जा रहा है। इसलिए कि अगर 10 रुपए का कोई सामान वो बेचता है किसान लाके, वो मार्केट में आते आते 20 रुपए का हो जाता है। जो लोग बगैर किसी काम के 10 रुपया पर प्रॉफिट कमा लेते हैं और जो किसान उसमें इतना पैसा लगाता है, खर्चा करता है, उसका 2 रुपया भी नहीं मिलता। तो ये जाएंगे तब तक किसान को सही कीमत नहीं लगेगी। उसके लिए एक बड़ी स्कीम की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये स्कीम्स लाने जा रही है, इसलिए कि आज उन्हीं ने इस बात का जिक्र किया है। तो मैं जल्दी ही हमको लगेगा कि कुछ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि बिचौलिए उसमें से हटाए जाएं। इस तरह की बात काफ़ी समय से डिबेट भी चल रहा है इसके ऊपर, और प्रेशर भी आ रहा है और किसानों की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। किसान भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई हमको तो कुछ मिलता ही नहीं प्रॉफिट, हम जो सामान बेचते हैं उसका डबल दाम पे मार्केट में बिकता है और हम बुरे भी बनते हैं और हमें पैसा भी नहीं मिलता। मेन पैसा तो बिचौलियों का होता है। तस्वीरें तक छापी हुई हैं, अखबारों में आई हैं, चैनल्स में भी दिखाया है किस तरीके से बिचौलिया डील करते हैं। ये सारी दूसरी एक छोटी सी चीज़ और मैं कहूँगा, देखिए एक जो इकनॉमी है इस वक्त डिपेंडेंट थी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ, हाई टेक्नोलॉजी, खासतौर से सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आएगी। ये दोनों यूरोप और अमेरिका में मंदी की वजह से, मंदी से तो बाहर आ गए, लेकिन इकनॉमी स्लो होने की वजह से उस किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें अपने भी रिफॉर्म्स लाने थे, बैंकिंग रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, फिर उसके बाद लैंड का भी रिफॉर्म्स की बातचीत चल रही थी। ये चीज़ें काफ़ी
इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, पास हो चुकी हैं पार्लियामेंट में, बहुत सी चीज़ें कुछ जो कुछ बची हैं। मैं समझता हूँ एक बार अगर ये सारे मसले हल हो जाते हैं जो रोकती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से, तो मैं समझता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गति और बढ़ेगी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी आएगी और साथ में इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इसलिए कि ये संभव नहीं था कि 4 साल के अंदर सारी चीज़ें कर ली जाती। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक जिम्मेवार देश है, जिम्मेवार प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेवारी के साथ आज किसानों की बात भी उठी है। पीएम ने कहा कि 3 साल में 125 लाख करोड़ का काला धन सामने आया। नोटबंदी से 3 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में वापस आए। बैंकों में जमा हुए 1,75,000 करोड़ रुपए शक के घेर में हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन बैंकों में पहुंचा है और नोटबंदी का ही असर है कि नए टैक्स पेयर्स की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। काले धन पर एक्शन का वादा करके नरेंद्र मोदी ने लोगों का भरोसा जीता था और सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू भी कर दिए। और आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई का जमकर बखान भी किया। सरकार ने पिछले साल नोटबंदी का कड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी लिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद कितने पैसे सिस्टम में वापस आए, इस जवाब पर आम जनता के साथ देश के दिग्गज इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट सभी की नजर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आया है और 2 लाख करोड़ रुपए का काला धन बैंकों के पास पहुंचा है। काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं और दुनिया के अनेक लोग भारत के इस मॉडल की चर्चा भी करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। शेल यानी फर्जी कंपनियों पर सेबी की सख्ती ने बाजार में भूचाल ला दिया था। सरकार ने ऐसी कंपनियों पर सख्ती का फैसला क्यों लिया, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री ने देश को दी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने वाली 3 लाख फर्जी कंपनियों का पता सरकार ने लगाया है और 2.25 लाख कंपनियों पर तो ताला भी जड़ चुकी है। नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने करके दिया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे ऐतिहासिक टैक्स सुधार कानून पर प्रधानमंत्री जमकर बोले। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में इतने कम वक्त में जीएसटी का सफलता से लागू होना देश के ताकत को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया है। हमने देखा है जीएसटी के द्वारा देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। और जीएसटी जिस प्रकार से सफल हुआ है, कोटि कोटि मानव कलाक उसके पीछे लगे हैं। टेक्नोलॉजी में एक मिरेकल है। प्रधानमंत्री ने देश को ये भी जानकारी दी कि इकोनॉमी में पारदर्शिता बढ़ाने से आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 22 लाख से बढ़कर 56 लाख हो चुकी है और ऐसे लोगों पर छापेमारी जारी है जिनकी आय में गड़बड़ी है। यानी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए जंग जारी रहेगी। टैक्स चोरों पर चाबुक चलता रहेगा, पैसे रुपयों का पक्का हिसाब होगा ताकि गांव, गरीब, किसान के लिए योजनाएं बनाने में दिक्कत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज लाल किले की प्राचीर से जो भी प्रधानमंत्री मोदी बोले वो सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं और ये ऐतिहासिक क्षण में ही हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कमर आगा साहब हैं और साथ ही साथ मेरे साथ राकेश मोहन जी हैं, जिनसे हम ये समझ रहे हैं कि आज जो प्रधानमंत्री बोले उसका कितना असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखेगा। आगा जी, एक चीज़ में, क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी हैं, ये जीएसटी, नोटबंदी, गुड गवर्नेंस, जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं भारत का कद
अर्थव्यवस्था के तौर पर भी तो बढ़ाएंगी ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा से उठता रहा है कि पता नहीं कितना पैसा बाहर से आएगा, फॉरेन FDI के आप नियम आसान कर दीजिए। कई बार ये सारे स्टेप FDI के नियम नहीं भी करें आसान, तब भी आता है। देखिए कई चीज़ें थी, पहले ज़रूर आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि उनके पास इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। पहले सारा कैपिटल जितना भी था पूरी दुनिया का सरप्लस यूरोप अमेरिका जाता था। पिछले 15 साल से 10 साल से ख़ास तौर से देखा जा रहा है ये कैपिटल इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाना लगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा था कि यहाँ प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिल रहा था। उनकी इकनॉमी 2008 से रिसेशन में आई, फिर उसके बाद रिसेशन से तो बाहर आ गई, लेकिन अभी भी काफ़ी स्लो है, तो उनको रिटर्न नहीं मिला इन कंट्रीज़ में आ रहा था। एक कारण ये था आने का, और जिसके कारण काफ़ी आया, और हमने देखा कई सौ मिलियन लोग मिडिल क्लास में शामिल हुए, सैलरीज बढ़ गई बहुत ज़्यादा, जॉब्स बहुत से क्रिएट हुए, और एक बड़ा मिडिल क्लास हिंदुस्तान में क्रिएट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर रुक गया था, ये पैसा आना बंद सा हो रहा था इंडिया के अंदर, और काफ़ी कमी इसमें नज़र आ रही थी। दोबारा से रीजनरेट हमने देखा जो हुआ मोदी जी के आने के बाद से, एक रीजनरेशन, उन्होंने एक नया थ्रस्ट दिया। उन्होंने ये कहा, मानना हुआ कि भाई जब तक कि ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक ये पैसा नहीं आएगा। ये रिफॉर्म आगे भी चलते रहेंगे। ये रिफॉर्म्स उन्हीं ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं। नोटबंदी से कुछ किया, कुछ GST के ज़रिए कम किया, फिर उसके बाद लैंड बिल, लेबर लॉज, ये सब जो चेंजेस लेके आए हैं, ये एक उन्हीं ने ग्राउंड तैयार कर ली पहले ही 3 साल के अंदर। अब उनका जो मेजर कंसंट्रेशन है, फिर उसके बाद ये कि करप्शन पे भी रोक लगाई। एक बहुत बड़ा चार्ज था कि भाई हिंदुस्तान में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हर स्टेप पे आपको पैसा देना पड़ेगा। उन्हीं ने करप्शन के ऊपर जो लगाम लगाई है। तो मैं समझता हूँ कि अब एक माहौल बना दिया गया है, और इस दफ़े FDI भी सबसे ज़्यादा भारत में आई है पूरी दुनिया में, $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट आया है। तो इस तरह से ये देखा जाए, फिर उसके बाद एक अच्छा माहौल और भी हमको मिल गया। तेल के दाम में जो कमी आई, उससे भी हमारी इकनॉमी पे काफ़ी असर पड़ा है। अच्छे रिजल्ट रहेंगे। जो इन्वेस्टमेंट, जो हमारा पैसा बाहर जा रहा था, उसमें रुकावट आई है। तो ये सारी चीज़ें एक बना दी गई हैं। अब ये देखना ये है, अब इनका कंसंट्रेशन आज की स्पीच से ये लग रहा था कि नेशनल इश्यूज पे है। अगला 1 साल 2 साल, यानी कि जो मोदी विकास की बात करते थे 3 साल पहले, मिस्टर जोशी आप इसमें किस तरह से देखते हैं? जो मोदी जो विकास की बात करते थे, और अब वो करप्शन फ्री न्यू इंडिया, इसकी बात यहाँ पर करते हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बेहद सख्त है। रिफॉर्म्स काफी सारे सरकार यहाँ पर ले आई है। आप मानते हैं कि आने वाले जो 2 साल है उसकी राह थोड़ी सी आसान होने वाली है मोदी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, ये मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि सरकार ने करप्शन को न केवल पहचाना है, बट करप्शन और पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर एक्टिव कदम उठाए हैं। शेल कंपनीज की, जैसे इन्होंने 2.25 लाख कंपनीज की बात की, FDI की हम इतनी बात करते हैं, बट आपको शायद पता होगा कि भारत के अंदर 38-40% FDI आता है। एक कंट्री, छोटे से कंट्री जिसका साइज वसंत कुंज से भी छोटा है, मॉरिशस। मॉरिशस अकाउंट फॉर 38% to 40% FDI in this country. Now the entire economy, you know, the FDI which comes is through shell companies. The government of Mauritius may recognize it not, but ये इंडियन मनी है जो वहां जाता है और वहां से आता है। दूसरा, एक मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिसने मोदी जी ने पहचाना है और उन्होंने हवाला की बात की है। उनकी इकोनॉमी हवाला ट्रांजैक्शंस पे डिपेंडेंट है, और वो मेजर हवाला ट्रांजैक्शन इंडिया से होता है, एंड 65% पॉपुलेशन इन दैट कंट्री इज ओनली फ्रॉम इंडिया। और इन्होंने उसके ऊपर लगाम लगाने की बात उठाई है। आपने देखा कि जैसे मान लो GST का जब हुआ तो देयर वाज अ बिग स्ट्राइक इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री अक्रॉस सूरत। तो वो टैक्सेशन की बजाय उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू है, ये ज्वेलरी सेक्टर में स्ट्राइक हुई। ये वो 3% रेट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इनफॉर्मल अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन गोइंग इनटू द फॉर्मल सेक्टर एंड इनटू द टैक्स। ये देश में विरोध अब खत्म होगा या चलता रहेगा आगे भी? नहीं, विरोध देखिए, फिर ये इट्स ए वेरी ब्रॉड इशू। विरोध कौन करता है? बेनिफिशियरी हमेशा विरोध करते रहेंगे। जैसे मतलब स्पेशली आई एम ए प्रोफेसर, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विद पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया एंड अक्रॉस। जैसे मैं दुबई के अंदर थोड़े दिन पहले था तो मैं लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा भाई हमारा तो सारा ट्रांजैक्शन हवाला से ही होता है।
Now and the most transaction in UAE takes place only by way of the Indian हवाला। अच्छा, आप हवाला को सरकार माने या ना माने, बट हवाला ट्रांजैक्शंस आर मोर एफिशिएंट। हवाला में आप पैसा ट्रांसफर 1 लाख रुपया करते हो तो आपको 1,05,000 रुपए मिलते हैं। सो यू नो हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी? नाउ आई थिंक इट्स ए कॉबवेब। अच्छा, आप मानो या ना मानो, ये सच है, ये आंकड़े कहते हैं कि 40-45% तक जो है ना हमने मॉरिशस से किया, फिर हमने सिंगापुर के साथ में जो FDI है। सो शेल कंपनी, आई डोंट वांट टू गो into all those things, but in $5,000 you can open a new company in Singapore। उसको GBC कहते हैं, ग्लोबल बिजनेस कॉर्पोरेशन। $3,000 के अंदर आप उसकी ओनर हो सकते हो। So given $8,000 you can be owner of a bank and run it for 8 months। Now मोदी जी ने बताया कि एक ही जगह से जो है ना 200 कंपनियां चल रही हैं, 400 कंपनियां चल रही हैं, एंड इट्स ए ग्लोबल फिनोमिना। ऐसा नहीं है एक, मतलब यू नो देयर आर बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग के अंदर एक डायरेक्टर है, वो एक दिन के अंदर 40 बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं। सो यू नो इट्स a whole process and it's an integrated part of the global economy, but what is very important is all these things coming into the formal economy, at least it is recognized at the highest level of the prime minister, और इससे टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, अनइथिकल प्रैक्टिसेस कम होंगी, और विदेशों के अंदर एक निश्चित रूप से मैसेज जाएगा कि लुक, देयर इज अ कंट्री इंडिया वेयर देयर इज अ स्ट्रांग लीडर, वेयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द सिस्टम, यू नो, who worry about corruption। As on date, अगर corruption का हम empirical analysis करते हैं तो you will find that India is in the bottom countries in terms of the corruption।